नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ और कुछ खास पैनलिस्ट के साथ हम हाजिर हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में आना जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ भी बीजेपी में। बड़ा सवाल क्या है मोदी और शाह की रणनीति। और गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे को लेकर चौकस अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, ओबामा के भारत दौरे के दौरान न हो आतंकी घटना वरना भुगतने पड़ेंगे संगीन नतीजे। तो दो खास एजेंडे हैं आज, हम घटना चक्र में इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी दिल्ली के चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, किस तरह की रणनीति है, इसी को समझेंगे हम। लेकिन तमाम हमारे गेस्ट से आपको रूबरू कराएं उससे पहले आइए जरा कांग्रेस की तरफ से कुछ एक प्रतिक्रियाएं आई है, उन्हें सुनते हैं। क्या कुछ कहना है अजय माकन का इस मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं? आइए जरा पहले वो सुनते हैं। बीजेपी जो जिस प्रकार से नेताओं को बाहर से अपनी पार्टी में शामिल, जिस तेजी से पिछले एक हफ्ते में खास तौर पे मोदी जी की रैली खराब होने के बाद में जिस तरीके से कर रही है, ये इस चीज का द्योतक है कि किस प्रकार से बीजेपी के अंदर एक घबराहट है और अपने ही नेताओं के प्रति उनका अविश्वास है। तो जब बीजेपी के अपने ही नेताओं के प्रति उनका अविश्वास है, उनके अपने यहाँ पे जो नेता बड़े हुए हैं उनको वो इतना सक्षम नहीं मान रहे हैं कि उनको बाहर से नेताओं को, कांग्रेस से आप अगर कह रहे हैं हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी और जगहों से नेताओं को उनको लाना पड़े, तो ये तो बीजेपी का खोखलापन और बीजेपी के खुद की कमजोरी। अब जरा रणदीप सुरजेवाला को भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा कृष्णा तीरथ की ज्वाइनिंग को लेकर के। अवसरवादिता और सत्ता लोलुपता की तलाश में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मुबारक। 2 दिन पहले किरण बेदी जी को इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बाद में केजरीवाल जी के संपर्क से लाकर भाजपा का मुख्यमंत्री पद का दावेदार के तौर पर या संभावित दावेदार के तौर पर पेश करना, फिर बिनी जी को इसी प्रकार से कांग्रेस, केजरीवाल और भाजपा तक का सफर में लेकर आना, और अब कृष्णा तीरथ जी, क्या दर्शाता है? क्या ये नहीं दर्शाता कि भाजपा में ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है? भाजपा पार्टी विद ए डिफरेंस जो अपने आप को कहती थी, वो पार्टी विद ए डिफरेंस की बजाय पार्टी ऑफ डिफेक्टर्स बन गई है। और 4-4 दशकों से जिन लोगों ने दिल्ली में भाजपा की सेवा की, वो जगदीश मुखी जी हों या हर्षवर्धन जी, वो चाय पीने भी जाते हैं तो दरवाजे से नकार दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा की अपने आप में यही सबसे बड़ी नैतिक हार है। कांग्रेस लगातार इसकी आलोचना कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। आइए सुनते हैं जरा प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बड़े संख्या में आ रहे हैं और इसलिए दोनों पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसलिए अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर ये खबर फैलाने की चेष्टा हो रही है कि जैसे मानो बीजेपी में कोई बगावत हो रही। बीजेपी एकजुट है। तो तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ राजनेता हैं। हमारे साथ रमेश चंद्रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हिमांशु शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही साथ दिलीप के सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। पहला सवाल बीजेपी से ही होगा। लगातार आपकी पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपके पास चेहरा नहीं है रमेश जी, और इस वजह से आपको नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में तमाम दलों के लोगों को शामिल कराया गया, तो क्या नेतृत्व की कमी है, इस वजह से ये तमाम बड़े लोगों को शामिल कराया जा रहा है? विपुल जी, इस समय चैनल पर ये डिबेट जो है, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, और उन्होंने यही कह करके एक राग अलाप लिया है कि बीजेपी में लीडर नहीं है। मोदी जी का भी बोल रहे थे कि जमाका जी मोदी जी की रैली फीकी पड़ गई, तो इस वजह से ये आयात वाला सिस्टम हो रहा है।
पहली चीज तो इंपोर्ट का लाइसेंस बनने के लिए शर्तें होती हैं और इंपोर्ट का लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता। और इंपोर्ट का लाइसेंस जो है उस परिधि को भी इन लोगों को सीख लेना चाहिए। अगर मोदी जी के विजन में और पार्टी के चिंतन में, पार्टी की सोच में अगर दम नहीं होता तो इतने कदावर लोग आप पार्टी से, कांग्रेस से छूट करके यहां नहीं आते। ये बिल्कुल दिल दिमाग को दुरुस्त कर लेना चाहिए आपके चैनल से। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप में दम ही तो है। आपकी लीडरशिप में क्यों नहीं जा रहे? बीजेपी टूट के नहीं जा रही है। बीजेपी में अगर कंपैरेटिवली जिन लोगों को बताएंगे, उन लोगों के कंपैरेटिवली जो लोग आ रहे हैं उसमें बिल्कुल खुलेआम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी जो 2 से शुरुआत सफर हुआ और सफर फुल फ्लैश मेजोरिटी में आ गया और दूसरे राज्यों में कहीं भी हमारी घटत नाम की चीज नहीं है। अगर भारत है, अगर जनता अगर हम लोगों को इस लायक समझ रही है, पार्टी के विजन, विकास में इतना दम समझ रही है, और तो अगर दम नहीं समझ रही, लीडरशिप नहीं है, पार्टी नहीं है, तो ऐसी धुरंधर पार्टियों से छोड़ के क्यों आ रहे हैं लोग? ये गलत फहमी है, निकाल देना चाहिए लोगों को। चले लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं। चलिए खैर इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नई रणनीति बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हमने देखा काफ़ी सफल भी रही। तमाम कद्दावर नेता कांग्रेस के जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में न सिर्फ आए, टिकट भी उनको दिया गया और लोग ने जीत भी दर्ज की। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी आगे चल रही है? अब ये तो बीजेपी के नेतृत्व बता सकते हैं कि उनकी रणनीति क्या है, लेकिन हम जिस बात का विश्लेषण कर सकते हैं जी, अभी बता रहे थे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के अंदर से ही कुछ आवाजें उठी है और उन आवाज को अगर आप ध्यान दें तो उसमें लगता है कि अगर विद्रोह ना भी हो लेकिन वहां पे मरमरिंग जरूर है। और मरमरिंग उन तमाम लोगों में है जो बीजेपी में संघ से आए हुए हैं या अन्य जो संगठन है वहां से आए हुए हैं। उन लोगों में ये सवाल जरूर है कि ये लोग आए, उसका तो स्वागत है, लेकिन आके पार्टी का आते ही नेतृत्व उन्हें मिले, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, इसको लेके चिंताएं और सवाल मन, अगर वो साफ, चूंकि पार्टी के नेता हैं तो बहुत साफ तरीके से चैनल पे आके नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी ने बोला भी, आप मनोज तिवारी को सुना, मनोज तिवारी ने कहा हमें थानेदार नहीं चाहिए, नेता चाहिए। शाम तक उनको होते होते उनको ये बोलना पड़ा कि वो हमारी नेता है। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो इसके पीछे जाहिर है जो लोग लगातार इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में बने रहे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं उनको दरकिनार करके चुनाव जीतना बीजेपी के नेतृत्व के लिए कितना जरूरी है, या उनके लिए पहले चुनाव जीतना जरूरी है, फिर ये नेताओं को कैसे साथ लेके चलना है, ये उनकी रणनीति है। लेकिन कुल मिला के इस रणनीति को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये सत्ता के लिए और सत्ता की जो लड़ाई इस वक्त चुनाव के जो चुनाव में इस वक्त बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आमने सामने है। अब कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई में है, चाहे उनके बड़े नेता चले हैं बीजेपी में, हो सकता है बीजेपी में उनको मजबूती दिखाई दे रहा हो सकता है और कोई कारण हो, ये तो समझने का विषय है, समझाने का विषय है। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे सवाल बहुत सारे उठेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब बीजेपी के नेता कैसे देते हैं, ये बीजेपी के नेताओं से ही जब सवाल पूछेंगे तो वही बता सकते हैं। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे ये कि जो स्थितियां बन रही हैं, बहुत लोग, क्या आपको लग रहा है इससे नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को? क्योंकि कई कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के साथ बने रहे वो थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमने देखा जिस तरीके से संबोधन था किरण बेदी का, वो इसी तरीके का था कि वो नेतृत्व उनका होने वाला है और तमाम लोग काफ़ी बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, बार बार उनको रोकना पड़ रहा था कि नहीं आप मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कार्यकर्ता अगर नाराज होंगे तो पार्टी के लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हमारे भाजपा के मित्र हमसे सहमत नहीं होंगे, हो सकता है कि कांग्रेस को भाजपा कोसती रही कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो सत्ता की राजनीति होती है। कांग्रेस नीति सिद्धांत से भटक गई है, देश को एक गलत दिशा में लेके जा रही है। और नीति सिद्धांत से भटकने का जो भाजपा आरोप लगा रही थी, वो भाजपा आज क्या नीति सिद्धांत से नहीं भटकी है, ये भाजपा के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। हो सकता है कि कैमरे पर इस बात को आत्मसात करने में तकलीफ होती होगी, ये तकलीफ समझ में आती भी है, लेकिन आप जो कैडर बेस्ड पार्टी थे, जो आप नीति सिद्धांत पर चल रहे थे, पार्टी विद अ डिफरेंस थे,
तो आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति खुली किताब है, किसी को भी आने का अधिकार है, और भाजपा उनको ला नहीं रही है। अगर वो ला रही है या वो आ रहे हैं या लाया जा रहा है, ये अलग विषय है, चर्चा का विषय है। लेकिन मूल विषय ये है कि जैसा अन्य पार्टियों में हो रहा है वैसा भाजपा में भी हो रहा है। तो पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा था, वो हमको लग रहा है कि ये नारा कमजोर पड़ा है। इसको वो स्वीकार करें न करें, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम लोगों को एक पत्रकार होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये कहने के अधिकार से वो हम लोगों को वंचित नहीं कर सकते हैं कि भाजपा आज अपने नीति सिद्धांत से भटकती दिख रही है। पार्टी अपने नीति सिद्धांत से भटकती दिखाई दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आलोक जी, ये जिस तरीके से जगदीश मुखी, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने खोल करके अपनी बातें रखी मीडिया के सामने, ये बात अलग है कि ऊपर से जब डांट पड़ी तो शायद उनको अपना बयान बदलना पड़ा और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक अंदर खाने में ये बात तो चली रही है। तो क्या पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी जो अभी कांग्रेस की हम बयान सुन रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है कि अब सामान्य पार्टियों की तरह हो गई है बीजेपी भी? विपुल, मैं ऐसे मोदी मिक्स करके मैंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों, काफी अखबारों से लिया, कि बीजेपी अब बीजेपी नहीं है। वो जिस ढंग से अंबेडकर ने एक नवबौद्धिज्म का जन्म दिया था, नियो बौद्धिज्म का जन्म दिया था, उस ढंग से अब नियो बीजेपीज्म कह लीजिए, जिसमें अब कहने को बौद्ध तो हो गया आप, लेकिन आपका वो मठ नहीं बना, उस ढंग से आप पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजें नहीं कर रहे हैं। तो अब उस युग में बीजेपी प्रवेश कर चुका है। पिछले 60 साल से वो विचारधारा है, वो जिस पार्टी जिस तरीके से रहे, घोर हिंदूवाद के नाम पे रहे, और उसको शेप मिला 80 के दशक में आकर के, 90 के दशक में आकर के। अब वो खुल गया है। अब कोई जरूरी नहीं, वो मान चुके हैं कि इन 60 साल से इस विचारधारा को ढोते ढोते हम पूरी तरह से समग्र रूप से डेवलप नहीं हो पाए, हमें से कई लोग दूर रह गए। एक बाढ़ सरीखा एक संरचना बना हुआ था कि बाढ़ के उस पार कुछ लोग और इस पार कुछ लोग, तो अब वो बीच के बाढ़ को तोड़ने की स्थिति आ गई है बीजेपी, और वो चाह रही है कि अब मोदी मिक्स के नाम पे ऐसी व्यवस्था हो जिसको सर्वग्राह के तौर पर स्वीकार किया जाए। और इसमें यह संभव है ठीक उसी ढंग से जैसे नियो बुद्धिज्म के तौर पे हुआ इस भारत की राजनीति में या जातिगत राजनीति में, बहुत सारे दलित नव बुद्ध बन गए, और आज की तारीख में भारत में अगर बौद्धों की आबादी की बात की जाए तो उन्हीं नव बौद्धों की आबादी सबसे ज्यादा है, जो कि पारंपरिक तौर पर बुद्ध के उन मठों वगैरह का जो चीन और बाकी तिब्बत में पालन होता है उस ढंग से यहां नहीं होता। तो इसी अंदाज में अब बीजेपी उस दौर में प्रवेश कर गई है जहां मोदी मिक्स के नाम पर अब मोदी ही विचारधारा होंगे, और जो बीजेपी के लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं वो अलग थलग महसूस करते रहें, क्योंकि अब ये मान लिया गया है कि सत्ता में बने रहने के लिए एक कैरेक्टर की जरूरत होती है, और वो कैरेक्टर इसी तरीके से हो सकता है तो कि हर हिस्से में मौजूद जो बेहतरीन चीजें हैं उन फूलों को अपने गुलदस्ते में सजाया जाए। हरकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नई रणनीति बीजेपी की है, आपको लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए नुकसानदायक हो सकती है? क्योंकि तमाम लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो कल तक आपको गालियां देते थे, आपको सांप्रदायिक पार्टी कहा करते थे, अब वही लोग आकर के कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं। तो विचारधारा की वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अवसरवादिता दिखाई दे रही है। कल को हो सकता है ये लोग वापस छोड़ के भी चले जाएं अगर पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इसे लंबी अवधि के लिहाज से? ये समस्या एक बड़ी व्यापक समस्या है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं है, देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए बगैर ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि देश की राजनीति में यह एक ट्रेजेडी है। कुछ नेताओं ने कहा कि 60 साल के बाद पॉलिटिकल लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। बाद में कई जगह से तरह तरह के बयान आए, कोई कहा 65 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, कोई कहा 70 साल के बाद रिटायर होना चाहिए। नेताओं की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टी के नेता इसमें हैं शरीक जी। कोई कहा 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, ये सब होता रहा। 82 साल के मोरारजी भाई देसाई इसी देश के प्रधानमंत्री थे, और आज भी उनकी इंटीग्रिटी और उनका नॉलेज और उनकी कर्तव्य निष्ठा कहीं से चैलेंज होने लायक नहीं है। सोच उनकी सबकी अलग अलग होती है, सोच उनकी भी अलग थी, लेकिन इस्तीफा देने की बात आई थी जब, तो एक सेकंड नहीं लगाया, जाके इस्तीफा देकर के निकले। उस समय का फोटो आज भी मुझे याद है। ऐसा लग रहा था जैसे ओथ लेकर के आ रहे हैं, इस्तीफा दे के नहीं आ रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद लोगों के चेहरे उतरे रहते हैं। तो वह भी क्लास हम लोगों ने देखा है। आज 60 साल और 70 साल दुनिया भर की जो बातें चल रही हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि 60 साल के बाद तो नेता को रिटायर हो जाना चाहिए,
और 60 साल के बाद जब ब्यूरोक्रेट रिटायर हो रहा है, जो जिंदगी भर जनता को प्रताड़ित करता है, 90% ब्यूरोक्रेट्स का व्यवहार जनता के साथ सही नहीं होता और नेताओं के साथ भी सही नहीं होता। वो इतने एरोगेंस में रहते हैं कि हमने तो IAS किया, हमने IPS किया है, ये है वो है, कि वो उसी कॉम्प्लेक्स में अपना जीवन जीते हैं। और जब 60 साल के बाद वो रिटायर होकर के पार्टियों में आते हैं तो उनको आप तुरंत MP बनाते हैं, MLA बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और जो पॉलिटिकल आदमी आपके साथ 40 साल 50 साल जिंदगी खपा रहा है, लड़ रहा है, गांव गांव घूम रहा है, गालियां सुन रहा है, आपके नेताओं के गलत कामों का जवाब उसको देना पड़ता है, झेलना उसको पड़ता है। और उसको कई तो ऐसे हैं 50 साल तक काम करके MLA का टिकट नहीं पाते, बेचारे मर जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जब आप ला करके किसी को लादते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सारी पार्टियों का हालत यही सब है जी, तो वो कितना उसको तकलीफ होती है वो तो वही समझता होगा। अगर आप लोग आज भाजपा के कुछ नेताओं की बात कर रहे हैं, जैसा कि दिलीप जी ने भी कहा कि मर्मरिंग वगैरह, तो हो रही होगी, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियों में भी ये बात होती है। सबको अगर ये बात ना होती तो मैं ये बात क्यों बोलता आपके सामने। तो ये देश के राजनीति की एक ट्रेजेडी है और पॉलिटिकल क्लास को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कहीं भी, और उसका ह्यूमिलिएशन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वही पार्टी बनाता है संघर्ष करके, उसी ने पार्टी खड़ा किया है। ये लोग तो जैसा करते हैं वैसा आपको मालूम ही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने किया, तो बीजेपी की हो सकता है कि रणनीति हो, वो समझ रहे हो कि यहाँ पर दिल्ली का जो संघर्ष है बहुत टफ है, और इसमें अगर इस तरह का एक माहौल बनेगा कि आपसे भी लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से भी लोग आ रहे हैं, सब ओर से आ रहे हैं, तो जनता में एक मैसेज ये जाएगा कि भाई सारी पार्टियों के लोग भाजपा में ही जा रहे हैं, तो यानी भाजपा ही सबसे मजबूत है, या भाजपा ही को किस तरफ अगर सबका झुकाव है तो हमारा भी झुकाव होना चाहिए। ये रणनीति भी हो सकती है। तो वो क्या है एग्जैक्टली, वो तो भाजपा के ही लोग बताएंगे। चलिए पूछते हैं फिर भाजपा के लोग। यहाँ ऋषिकेश जी, हरिकेश जी, हम थोड़ा सा आपसे एक जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि ये राजनीति की ट्रेजेडी है, लेकिन हाल के दिनों में राजनीति जिस स्वरूप को धारण कर रही है, आपको लगता नहीं कि राजनीति ही ट्रेजेडी बन चुकी है? नहीं, देखिए, राजनीति ट्रेजेडी इसलिए बनती जा रही है कि राजनीति की ट्रेजेडी है या राजनीति ही ट्रेजेडी बन चुकी है? नहीं, राजनीति भी ट्रेजेडी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि राजनीति में सही लोगों का धीरे धीरे या तो पलायन हो रहा है या वो इग्नोर किए जा रहे हैं। इसमें जनता और नेता दोनों शरीक हैं। जातिवाद के नाम पर आज शरद यादव ने एक जगह बोला, बड़ा अच्छा हमको लगा उनकी ये बात, कि किसान की बात आप करके बात तो कर रहे हो किसान की लड़ाई की, लेकिन जब किसान भी पहले तो अपने इशूज के लिए इकट्ठा होते हैं, जब वोट पड़ता है तो सारे किसान जातियों में जाकर के बढ़ जाते हैं और फिर जातिवाद के नाम पर वोट देने लगते हैं, तो वो लड़ाई तो सब खत्म। अब सुनिए, तो अब इसमें नहीं, सुनिए, देखिए, उसको बांटते भी हैं। नहीं, सुनिए, हम कुछ कह रहे हैं इसको सुनिए, क्योंकि हम उसी फील्ड में, आप तो बाहर से देख रहे हैं ना, हम तो अंदर घुस करके देख रहे हैं। बिल्कुल। ये अगर नेता गलत है तो जनता भी गलत हो गई है। जनता क्यों गुंडों को वोट देती है? जानती है किसने 50 मर्डर किया है, वोट वो पाता है और जीता, क्योंकि उसके जात वाले उसको वोट देते हैं। हम लोगों ने देखा है, हम इसको झेलते हैं, हम इसको फेस करते हैं, हम जनता को समझाते हैं कि इस गुंडे को मत वोट दो, इसने 50 मर्डर किया है, लेकिन जनता उसको वोट देती है। क्यों देती है? पार्टी टिकट देगी तो क्या करे? नहीं, इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं, अच्छे लोग खड़े होते हैं, दूसरे पार्टियों से अच्छे लोग खड़े होते हैं। आप जनता को एकदम नहीं कह सकते कि उसका कहीं दोष नहीं है। मैं मानता हूं पक्का जनता का भी दोष है, चाहे 2% कैसे आप कहेंगे जनता? एक दो अपवाद हो सकते हैं, एक दो नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर झाड़ो झाड़ देख रहा हूँ यही हो रहा है। वो तो पार्टियों में जाते आते रहते हैं, वो तो पार्टियों में जाते आते रहते हैं। वही नेता बीएसपी में रहते हैं, वही एसपी में आ जाते हैं, वही कांग्रेस में जाते हैं, वही बीजेपी में जाते हैं। तो जब पार्टियां इन लोगों को तरजीह देती है तो जनता क्या करे, मतदाता क्या करे? जनता के सामने दूसरे कैंडिडेट हो तो 20 लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब दूसरे पार्टियों के भी कई अच्छे लोग भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी जमानतें जब्त होती हैं। ये तमाम चीजें जो है, नहीं, ये सब होता है। मसला क्या, खुद जिस चीज को झेलता हूँ उसको बता रहा हूँ। समाज का आईना है राजनीति, जैसा समाज होगा राजनीति होगी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, समाज में गड़बड़ी है, समाज को भी सियासत उस तरह का समाज बन रहा है। खाली आप राजनीतिज्ञों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आज हरिकेश जी, जो कुछ बीजेपी में रमेश रतन जी बैठे हुए हैं, अगर ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में जो कुछ भी बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, दूसरे पार्टियों से आ रहे हैं, उसके पीछे मकसद तो सिर्फ एक है कि ये लड़ाई सत्ता की है। इसमें सब कुछ जायज है। इसमें अगर आपको, मैं नहीं मानता ऐसा, इसीलिए अनैतिक, अगर ये नहीं होता, अनैतिक आचरण कहीं भी हो रहा हो, कभी भी शुरू हुआ हो तो गलत है। अगर नेताओं ने इस काम को किया तो जनता का उनको समर्थन भी मिला,
तब जाकर के ये चीज खड़ी हुई। नहीं समर्थन मैं जानता हूं उस जमाने तो आपने ऑप्शन ही नहीं रखा समर्थन उस जमाने को भी मैंने देखा है। अगर किसी नेता के ऊपर यह अभियोग लग जाता था कि इस नेता ने किसी से 500 रुपए का घूस ले लिया है तो वो नेता निश्चित हार जाता था, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट पार्टी से वो होता था। एक छोटा सा मकान 2 कमरे का बना के अगर ऊपर पक्का वो लग जाता था सीमेंट प्लास्टर तो वो नेता हरा दिया जाता था। वो भी पता देखा है। रमेश जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए हैं कि जो कुछ सवेरे से होता है शाम को उसको यू टर्न लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस बात में रमेश जी ये तो होगा ही कि ये जो राजनीति है आपकी, ये जो रणनीति है आपकी, वो सत्ता तक सीमित हो गई है। देखिए, पहले तो मैं आरकेएस जी की बात के बारे में, राजनीति का नेताओं का जो ग्राफ हो, जिसकी जनता की जो सोच, समाज की सोच जो बनी, और नेता भी एक समाज के एक अंग होता है और वहीं से नेता, जर्नलिस्ट, सारी चीज़ वहीं से पैदा होती है। समाज में विकृति के स्वरूप को तमाम लोग समय समय पर उसके लिए पैदा हुए हैं, आज भी और कल भी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जात पंथ धर्म की खेती जहाँ कांग्रेस के स्वरूप ने संजोई थी, जात पंथ धर्म की खेती से बढ़कर के बहुत आगे चला गया। और जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं आरकेएस जी, और वो स्वीकार भी करते हैं कि कांग्रेस में ये परंपरा पड़ी कि प्रशासनिक अधिकारी पहले मजा वहाँ लें और उसके बाद। लेकिन एक तो यहाँ मैं अंतर बता दूं कि किरण बेदी का जो सामाजिक जो जीवन रहा है, 25 वर्ष जो एनजीओ के माध्यम से अपराधियों को जेल में जाकर के सुधारना, एनजीओ के माध्यम से तमाम जो नशा मुक्ति के लोगों को सुधारना, एक 25 साल एक नौकरी के पीरियड में जीवन रहा है, वो ऐतिहासिक रहा है। तो किरण बेदी के उस प्रतीक को आप कहना चाहते हैं कि नेताओं को सुधारने आ रहे हैं। नहीं, आपने बोलिए ना, आपने बोलिए। एक मिनट, डॉक्टर हर्षवर्धन, जगदीश मुखी जैसे मैं वही आ रहा हूँ। दूसरा चीज एक और है कि इस 2014 के मिशन से सबका साथ सबके विकास में आपको बड़े तीनों पत्रकार सम्मानित बंधु बैठे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि नेताओं के बारे में नफरत थी, लेकिन 2014 के मिशन से जो नई जनरेशन आ गई है वो राजनीति के प्रति प्रेरित हुई है और नेतागिरी के प्रति एक नया रूप जागा है कि वास्तविक नेतागिरी करनी चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि 1977 में दिलीप की विचारधारा, 1900 की सियासत, नहीं वही बताने जा रहा हूं। एक ऐसा कैडर बेस पार्टी जिसका 1,56,000 प्रकल्प पूरे देश में कार्य कर रहा हो और लंबे कैडर के बाद 1977 में उसमें राजनीतिक सिम्टम्स पैदा हो, 1980 में उसने एक राजनीतिक एक स्वरूप को सजो करके जहां 2 से सफर शुरू किया और आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई। दूसरी चीज एक और बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान रचयिता ने एक बात कही थी, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर। सारे तालों की चाबी राजनीतिक की ही है। राजनीतिक पार्टी बनी और बार बार अवसर शब्द कहना, यह भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम का प्रोसेस है। अगर आप अवसर को चूक गए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सिद्धांत, नीति और नियत, इसमें कहीं खोट होता तो न 2014 में लोग लगते, न 4 राज्यों में लगते, न ये टूट करके आपके आते, न टूट करके कांग्रेस के आते। और अभी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी जहां तक आप कह रहे हैं कि अभी जगदीश मुखी जी, हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी ने जो कहा, आप उससे चाहें तो आप रिपीट करा लीजिएगा। ये आपके रिपोर्टर ने कहा था कि अगर इसको ऐसा कह दें कि थानेदार क्या सिस्टम आ गया है तो बोले आप इसका कुछ समझ लें, लेकिन थानेदार वर्ड उनके मुंह से नहीं निकला, पहली चीज। और दूसरा वो उन्होंने नहीं आपके चैनल में आ रहा है, चैनल में आ रहा, मैंने दूसरा उन्होंने शब्द अपना वापस किया। दूसरी एक और भी चीज, जगदीश मुखी और हर्षवर्धन जी ऑलरेडी जो है लेट थे, एक ऑलरेडी मीटिंग थी करोल बाग में, कह दिया कि मुझे जाना है। लेकिन ये बता दें कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसके मुताबिक कैडर जो भी आ रहे हैं साथी लोग, सिद्धांत, विचार, नीति और जीत के लिए निश्चित है एक कैडर दिया जाएगा, कैडर होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के सियासत को आप भी जानते हैं कि ये क्या भारत के जो तमाम, चाहे कृष्णा तीरथ जी हों, चाहे विनोद कुमार बिन्नी जी हों, चाहे ये तमाम नेता आ रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी के विचारधाराओं से प्रभावित हो गए वो एकदम, या वो क्या टोटल विशुद्ध रूप से उनको दिख रहा है कि बीजेपी इस वक्त बाकियों से मजबूत है, सत्ता इनके पास आ सकती है, केंद्र में सत्ता है, दिल्ली में आधी चीजें, तो आधी सत्ता जो है केंद्र के पास है,
क्या ये सत्ता के लिए? मैं दिलीप जी, जी, क्या हमारा जनता के बीच में अगर विश्वास नहीं होता विचार पर, विश्वास नहीं होता विकास पर, विश्वास नहीं होता सिद्धांत और नीति पर, तो जनता हमारे साथ लगती। और जब जनता नहीं लगती तो ये बड़े बड़े दबंग नेता क्या हमारे साथ आते? कतई नहीं आते। इसलिए न नीति बदली है, न नीयत बदली है, न सिद्धांत बदला है। और कैडर हमारे यहाँ पुराना सिस्टम था, है, रहेगा। जो भी लोग आ रहे हैं वो हमारे परिवार के अंग बन करके कैडर, और जो देख रहे हैं मुखी जी, और वो यही अनुशासन का सिस्टम है कि आपको दायरे में रह करके, पार्टी के सिस्टम में रहकर, फॉर्म में रह करके ही रमेश जी, एक थोड़ा सवाल, एक सवाल ये है कि यही किरण बेदी दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं बन पाई और सबने देखा, बीजेपी उस समय प्रमुख पार्टी थी दिल्ली की, बीजेपी से एक शब्द चूक की नहीं निकली कि भाई इस नारी के साथ एक अन्याय हो रहा है, इसे विधिवत तरीके से वहां उसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया जाना चाहिए। उस समय आप क्यों चुप थे? आज आपको सबसे बड़ी नेत्री नजर आ रही है। मैंने बहुत सारी बातें थी। इसका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं, इसी मुद्दे पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लोग जा रहे हैं बीजेपी में या लाए जा रहे हैं बीजेपी में, क्या ये सत्ता जी जा रहे हैं, तो ये क्या राजनीति, राज करने की नीति है, क्या सत्ता के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई है? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे पास हरिकेश बहादुर जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, रमेश चंद्रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हिमांशु शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव के समय में ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन चुनाव के समय में किसी भी पार्टी में मुझे नहीं याद है कि ऐसा पहले कब हुआ था। हरिकेश जी हैं, हिमांशु लगातार जी खुद वो राजनीति में को देखते रहे कई सालों से, कि चुनाव के वक्त किसी नेता को जब लाते हैं आप, तो ये स्थिति हो कि आप उसे नेतृत्व या उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करें। इसके पीछे क्या स्थिति वाकई है, हो सकती है, ये क्यों, इसके पीछे क्या कारण है हिमांशु? ये आप चुनाव के वक्त आप नेतृत्व, तो ये सवाल बड़ा स्वाभाविक हो जाता है जो सवाल हम पूछ रहे हैं। ये देखिए, मेरे जवाब से हमारे भाजपा के मित्र सहमत नहीं होंगे और सहमत नहीं होना स्वाभाविक है जी, क्योंकि कैमरा ऑन है। मेरा ये कहना है कि राजनीति में, जैसे मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में कहा था कि किरण बेदी जी का आना एक शुभ संकेत है, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। राजनीति में आई हैं, बेदाग छवि की रही हैं, ठीक है, उनके निर्णय सियासत में आने पे कोई सवाल नहीं है। उनके पिछले कार्यकाल के दौरान उनके किसी निर्णय पर कोई आपत्ति किसी को हो सकती है, कोई सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने मुख्यमंत्री, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी की पेशकश की है और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, अभी बनाया ना, लेकिन लगभग जो चीजें हैं, जिस तरीके से भाजपा के कार्यालय में उन्होंने किरण बेदी जी ने संबोधन किया, और जिस तरीके से जैसे आप खबरें आ रही हैं कि हर्षवर्धन जी को और तमाम भाजपा के सांसदों को बुलाया, तो अगर सांसद को बुलाया गया, सिर्फ एक अगर विधायक की प्रत्याशी होती तो शायद इस तरीके से तमाम लोगों को नहीं बुलाती। ये वाकई हमारे लिए भी, ये देखिए, अब क्या है कि पहले होता था कि लोग कहते थे चलो राजनीति करें, अब ये हो रहा है कि चलो राजनीति खेले। अब देश में राजनीति खेली जा रही है, राजनीति को फुटबॉल बना दिया गया है। अब कौन सच है कौन झूठ है यह कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक आकर्षण का केंद्र बने थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यशैली से, उनके लोगों से कनेक्ट की वजह से युवाओं में जो एक खास वर्ग था जो राजनीति के प्रति जिनका रुझान घटता जा रहा था, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व से एक युवाओं में भी एक पॉजिटिव
संकेत गया था। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के समझौते भाजपा और मोदी जी के व्यक्तित्व और भाजपा जिस तरीके से बढ़ रही थी, या मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व एक तरीके से राजनीति को सकारात्मक संदेश दे रहा था, मुझे लगता है कि किरण बेदी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर अचानक पेश कर देना उनके इस मुहिम को निश्चित तौर पर एक झटका लगा है। वो महसूस करे न करे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हरकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देखिए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर बात कर रहे हैं, हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। आप बेशक ऐसे लोगों को लाइए, और ये जरूरी भी है कि अच्छी छवि के लोग, ईमानदार लोग राजनीति में आएँ, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति बहुत विकृत हो गई है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप इन्हें लाइए, लेकिन तुरंत इनको सबके सिर पर न बैठाइए। पहले भी ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे राजनीति में, जजेज आए हैं राजनीति में, जर्नलिस्ट आए हैं राजनीति में, मिलिट्री के अफसर आए हैं राजनीति में, बहुत सारे वर्गों से तमाम कलाकार आए हैं। लेकिन वो आए हैं, उनको उचित सम्मान दिया गया है, उनको उचित स्थान पर रखा गया है, उनको महत्व दिया गया है। लेकिन एकदम सबके ऊपर ला करके बैठा देने का काम ये जो शुरू हो रहा है राजनीति में, ये और बहुत नुकसानदायक होगा, उन पार्टियों के लिए ही घातक होगा जो पार्टियां इस काम को करेंगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो आप पार्टी के नेताओं की बात किए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ये आपके किरण बेदी हो, चाहे वो साजिया इल्मी हो, इस तरह के लोग, ये सब देखिए, ये सारे लोगों को ये देखा गया कि अन्ना के आंदोलन में इन्होंने अपने व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की, इन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। और उसके बाद ये अन्ना की लाइन को एक एक करके, जब केजरीवाल राजनीति में आना चाहते थे तो किरण बेदी नहीं चाहती थी कि राजनीति में आया जाए, वो कुछ दिन तक अन्ना के साथ लगी रही। तो इस तरह से ये सब के सब लोग टाइम टू टाइम अपने अवसर की तलाश करें, कि ये बेसिकली बहुत महत्वाकांक्षी लोग थे। इन लोगों के व्यक्तिगत बात मैं अब कर रहा हूं, क्योंकि इनका प्रोफाइल मैं देख रहा हूं कि अन्ना के आंदोलन से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के बाद अलग अलग लाइन ये लोग सब लेते हुए दिखाई दिए, और थोड़े थोड़े दिन के बाद किसी ने अन्ना को सबने दरकिनार किया। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि इनमें से अन्ना का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, बाद में उन्हें धोखा दिया, तो कहने वाले इस बात को कहेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। और इन लोगों ने राजनीति में आने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, सबको डार्क में रखा, कहते रहे कि अभी हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने अपने अवसर की तलाश करते हुए सबके सब। दिलीप जी, एक सवाल आपसे है कि ये जो कुछ हुआ, खासतौर से किरण बेदी के मसले को लेकर के, इससे क्या आपको लगता है कि किरण बेदी का कद बढ़ा है, या आपको लगता है मोदी का कद पहले से कम हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी का कद कम हुआ है या उससे, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्ता की सियासत है इस देश में और राजनीतिक दलों की जो मजबूरियां हैं उनको समझनी होगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने अरविंद केजरीवाल जिस प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, उनसे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ने उन्हीं के हथियार का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। उनके जितने भी, चाहे वो साजिया इल्मी हो, चाहे बिन्नी हो, चाहे केजरीवाल हो, वो जो शक्ति जो जनता के बीच में वो लेके जाते थे, उन चीजों को, उन्हीं हथियार से भाजपा के जो नेता हैं केजरीवाल को शिकस्त देना चाहते हैं। एक तो ये फायदा अगर आप देखें, और आज जो एक सर्वे आया है उस सर्वे में बताया गया है, सर्वे के अपने अपने बहुत सारे उसमें खामियां होती है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि सर्वे की खूबियां और खामियां उस पर अलग से चर्चा की। लेकिन जो सर्वे है उस सर्वे में बताया गया है कि केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर किरण बेदी हैं। ये सर्वे आया है, ये सर्वे नवंबर दिसंबर में किया गया है। तो अगर इस सर्वे को देखें और भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी को, सियासी सत्ता, जो सत्ता की सियासत है उसको देखें, तो आपको लगेगा कि ये जो कदम है, चाहे वो कृष्णा तीरथ को लेके आए, चाहे साजिया को लेके आए, चाहे किरण बेदी को लेके आए, और ये लड़ाई जो है जब सत्ता की होती है, और हर तरह की लड़ाई में, खास करके भारतीय सियासत में सत्ता की लड़ाइयों में अक्सर देखा गया है कि आप तमाम जो आपके सिद्धांत है, नीति है, नेता है, सबको ताक पे रखने की ये कोई पहली बार इस तरह की कवायद नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के दावे करते हैं, उन दावों
के कारण ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसमें विपुल एक छोटा सा, चूंकि भारत क्रिकेट की भाषा बेहतर समझती है और हमारे लग रहा है कि स्टूडियो में भी जितने लोग बैठे हैं वो क्रिकेट चूंकि देश का एक तरीके से नशे के तौर पर छा गया है, हम इसको अगर सीधे तौर पर अपने भाजपा के मित्र से ये पूछें कि अभी अचानक वर्ल्ड कप हो रहा है हमारा क्रिकेट का, महेंद्र सिंह धोनी के प्रति अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का विश्वास उठ जाए कि यार ये वर्ल्ड कप दोबारा नहीं जिता सकता है, तो ऐसे में धोनी के बाद अन्य लोगों को कैप्टन बनाया जाएगा या हम ऑस्ट्रेलिया से किसी को लाके कैप्टन बना देंगे? चलिए, ये हम क्रिकेट टीम में ही किसी को बनाएंगे ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया से किसी को लाएंगे नहीं यार, हमको वर्ल्ड कप जीतना है भाई, देश की प्रतिष्ठा बचानी है। कई बार तो ये भी होता है ना कि आप टीम, बहुत सारे जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं उसको भी आप लेकर चलो अभी इसको नेशनल गेम खेलने में मदद करते हैं, वो भी रणजी बना नहीं। यहाँ तो आप दूसरे से हम दूसरे देश की यहाँ तो यहाँ आप दूसरे देश से, अगर दूसरे राज्य से तुलना करें कि रणजी ट्रॉफी दिल्ली ने हरियाणा से भी मान्य है, तो यहाँ बीजेपी के लिए रणनीति जो है वो राजनीति है, राजनीति में भी सत्ता की नीति है। मैंने तो इसलिए कहा कि चलो राजनीति करें, नहीं चलो राजनीति खेले, तो राजनीति खेली जा रही है। रमेश जी जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहेंगे जी। पहले तो यह है कि हिमांशु जी, राजनीति का अर्थ ही शुद्ध जो है राजपाट का नीति निर्धारण करना है जी। और अगर राजपाट ही नहीं होगा तो नीति निर्धारण गली कूचे की नहीं निर्धारित कर सकते। क्योंकि मैं जानबूझ करके इसलिए नहीं कि मैं राजनीति में भी एमए हूँ, इकोनॉमिक्स में भी हूँ, समाजशास्त्र में भी हूँ, तो मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल सब करके यहाँ आया हूँ। दूसरी चीज एक और है कि ये जो बार बार जो कहना जो है कि अभी स्वयं विपुल जी भी कह रहे थे कि क्या मोदी जी का दिया किसी चीज, अगर ग्राफ हमारा किसी भी तरीके से थोड़ा भी माइनस होता तो ये बड़े बड़े जो पिलर स्तंभ जो आ रहे हैं किसी भी सूरत से आने का औचित्य बिल्कुल नहीं था। हमारा ग्राफ बहुत ही स्पीड से बढ़े हैं। और एक और भी चीज बता दूं, ये भी जब हमारा जो जिन राज्यों में हमारी सरकार थी और एक पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आपका रिप्रेजेंटेशन असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं है तो उस एक पॉलिटिकल सिस्टम के प्रोसेस का फिर या तो फिर छोड़ दीजिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम अगर आना है तो आज हम 30 में से कांग्रेस को सिमटा करके 17 में हम आ गए हैं और हमारी कोशिश है कि हम 30 के 30 में आए और इसके लिए परिवार हमारा बढ़े। लेकिन पर नीति और नियत का निर्धारण ये कतई इसमें फर्क न था न होगा। जो लोग आएंगे वो बिल्कुल कैडर तरीके से कार्य करेंगे और देश हित में कार्य करेंगे, चौमुखी विकास के लिए कार्य करेंगे और जाति पंथ से अलग होकर के कार्य करेंगे। ये बता दीजिए, एक और स्थिति है, आप देखिए झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बीजेपी के सामने उस समय, क्योंकि जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ एक रोष था। वहां पे झारखंड में भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की मिलीजुली सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का फीलिंग था। उसमें आप देखिए कांग्रेस, आरजेडी और जिस तरह से जेडीयू का हाल हुआ है। और तीसरे तरफ हरियाणा में जो है 10 साल की सरकारें थी। यहाँ पे बीजेपी के सामने अरविंद केजरीवाल जो मात्र 49 दिन सरकार में रहे और उन्होंने वो लगातार जिस तरह के हमलावर, उनका जो शैली है, जिस हमलावर तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, उसके सामने बीजेपी के जितने भी नेता थे, ये जो आवश्यकता पड़ गई उनको, अगर किरण बेदी को लेके आ रहे हैं, ये आवश्यकता के पीछे कारण है कि केजरीवाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। जबकि केजरीवाल 49 दिन के सरकार को उन्होंने जो गलती की उससे माफी वो मांग चुके हैं कि हम भागना हमारी, छोड़ना हमारी गलती थी। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए भारतीय जनता की पार्टी के पास कुछ नहीं मिला। तो दिलीप जी स्वीकार करते, आप देखें, अगर नरेंद्र मोदी के भाषण में, रैली में उन्होंने केजरीवाल को भगोड़ा, कहा कि जो जिस लायक है वो करिए, उन्होंने नहीं कहा कि 49 दिन के सरकार में उन्होंने कोई घपला किया, कोई घोटाला किया, कोई भ्रष्टाचार किया, कोई ऐसा गलत काम किया, ये नहीं किया उन्होंने। 49 दिन में उसने किया ही क्या है? नहीं, जो भी किया ही क्या है ये भी आप कह, लेकिन उन्होंने तो गिनाया कि हमने 49 नहीं, मैं आपको बिंदु भाई बता दूंगा किया ही क्या है। कि आज केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास लड़ने के लिए हथियार की इतनी भारी कमी थी कि उनको उन्हीं के हथियार से लाके वो उनको
जो है हराना भारी, चाहते फिर हैं, मैं कह रहा हूं अगर भारी कमी होती है तो कमी पर कोई भी दिलीप जी किसी सूरत से झांक करके नहीं देखेगा। कमी बिल्कुल नहीं थी, आप नहीं मानेंगे। यही कारण है कि कई जगदीश मुखी इन सबको छोड़ के एक छोटा सा ब्रेक बेदी पे दांव खेल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक अब ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पे चर्चा होगी। अब देखना ये होगा 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रणनीति के साथ काम कर रही हैं, किसकी रणनीति कितनी सफल होती है। 7 तारीख को मतदान होगा, 10 को जब नतीजे आएंगे तो अपने आप स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पर बातचीत।